हेलो दोस्तों हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल के स्टोर में इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट से रिलेटेड 250 से अधिक कोर्स हैं। तो दोस्तों अगर आप यूजी में हो या पीजी में हो या आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो या आपके पास यूजीसी नेट है या आप पीजीडी की तैयारी कर रहे हो या किसी और कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो जहाँ पर इकोनॉमिक्स और कॉमर्स सब्जेक्ट है, तो आपके लिए हमारे पास कोर्स है। तो दोस्तों हमारी ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा, विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल। दोस्तों इस वीडियो में हम आप बच्चों से बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार के बीच में क्या अंतर है वो समझेंगे। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कौन कौन से कारक हैं जो प्रभावित करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को, क्या क्या लाभ हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के और क्या क्या इसके ड्रॉबैक्स हैं, उसके बारे में हम पूरी डिटेल में समझेंगे। तो बच्चों इस वीडियो के साथ हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की एक चैप्टर सीरीज शुरू कर रहे हैं, यानी कि पूरा का पूरा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार आप बच्चों को कराएंगे, जो यूजी, पीजी, यूजीसी नेट, पीजीटी इकोनॉमिक्स, इसके अलावा यूपीएससी, स्टेट पीसीएस, तमाम तरीके के कोर्सेज को कवर करेगा। तो इसका पूरा लेवल हम वही रखेंगे जो हाई लेवल के आपकी रिक्वायरमेंट है। तो आप हमारे वीडियो कोर्स के साथ बने रहिए, वीडियो लेक्चर के साथ आप बने रहिएगा और सिस्टमेटिकल तरीके से हम वीडियो बनाएंगे। तो ये सारी की सारी वीडियो आपको हमारी ऐप विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल में भी मिलेंगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप अपनी हमारी ऐप डाउनलोड जरूर कर लेंगे और साथ ही साथ हमारी अगर वीडियो अच्छी लगेगी तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो टॉपिक है हमारा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार और घरेलू व्यापार में अंतर। तो देखिए, जब हम एक देश की घरेलू सीमा है, जैसे मान लीजिए भारत की घरेलू सीमा है, अब इस सीमा के अंदर ही कोई व्यापार होता है, ठीक है, मान लीजिए इस सीमा के अंदर कोई व्यापार होता है तो उसको बोलते हैं घरेलू व्यापार। घरेलू सीमा के जो अंदर जो व्यापार होता है, यानी कि दिल्ली का हरियाणा से, हरियाणा का मध्य प्रदेश से, मध्य प्रदेश का राजस्थान में व्यापार, और भारत की सीमा के अंदर जो व्यापार हो रहा है वो भारत का घरेलू व्यापार है। लेकिन भारत जो है वो नेपाल से भी व्यापार करता है, चीन से भी व्यापार करता है, बांग्लादेश से भी व्यापार करता है। तो क्योंकि ये हमारी घरेलू सीमा नहीं है, इसलिए इस तरीके का जो व्यापार है ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहलाता है। यानी कि सिंपल शब्दों में अगर हम कहें तो घरेलू सीमा के अंदर जो व्यापार किया जाता है उसे बोलते हैं घरेलू व्यापार और या आंतरिक व्यापार, और घरेलू सीमा से बाहर जो व्यापार किया जाता है उसी को हम बोलते हैं बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। तो इस पूरे चैप्टर में हम अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बारे में बात करेंगे बच्चों। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या होता है, एक बार समझ लीजिए कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो सीमाओं के बाहर का व्यापार है। यानी कि जब एक देश सीमाओं से निकलकर, यानी कि अपनी सीमाओं से निकलकर व्यापार करता है तो उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो है, आप कह सकते हो कि सीमाओं से, घरेलू सीमाओं से बाहर का व्यापार। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार दो या दो से अधिक देशों के बीच किया गया व्यापार है जिसमें वस्तुओं और सेवाओं का आदान प्रदान या विनिमय होता है। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार क्या है, जब दो या दो से अधिक देश किसी भी तरीके के व्यापार में संलग्न होते हैं जिसमें किसी भी प्रकार का तीसरा पक्ष शामिल हो सकता है, 3 पक्ष भी हो सकते हैं, 4 पक्ष भी हो सकते हैं, लेकिन देश की सीमा से बाहर जो व्यापार होता है इसी को बच्चों हम बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है, आप इसको ओलन ने क्या कहा ये याद रखिएगा, कई बार ये स्टेटमेंट एग्जाम में पूछी जाती है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अंतरक्षेत्रीय व्यापार की विशिष्ट दशा है। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में ओलन का ये विचार काफ़ी पॉपुलर है, काफ़ी बार आता है। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को अंतरक्षेत्रीय व्यापार की एक विशिष्ट दशा माना। यानी कि उन्होंने ये माना, देखिए जो परंपरावादी अर्थशास्त्री थे उनका ये मानना था कि जो संसाधन हैं वो देश के अंदर रहते हैं पूर्ण गतिशील, जबकि देश के बाहर पूर्ण रूप से गतिशील होते हैं। लेकिन ओलन ने यह माना कि देश के अंदर भी गतिशील होते हैं साधन और देश से बाहर भी गतिशील होते हैं। देश के अंदर भी वो गतिशील नहीं होते और देश के बाहर भी गतिशील नहीं होते। तो इस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो घरेलू व्यापार का ही एक विशिष्ट रूप है। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो सबसे ज़्यादा प्रभावित करने वाला जो कारक है वो है लागत अंतर। ठीक है, लागत अंतर की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संभव हो पाता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझा देता हूं बच्चों। मान लीजिए भारत जो है, भारत और नेपाल, हम 2 देश ले लेते हैं। भारत ए वस्तु भी बनाता है, बी वस्तु भी बनाता है, सी वस्तु भी बनाता है, डी वस्तु भी बनाता है। नेपाल भी ये 4 चीज बनाता है। लेकिन भारत में जो कॉस्ट आ रही है, मान लीजिए रुपए के टर्म में ही हम बात कर रहे हैं, भारत में नेपाल में जो कॉस्ट आ रही है मान लीजिए 120 रुपये आ रही है, ठीक है, यहाँ पर आ रही है, मान लीजिए 2 ही वस्तु ले लेते हैं चलिए, और यहाँ पे आ रही है मान लीजिए, यहाँ पे आ रही है मान लीजिए 20 रुपये। तो इसका मतलब ये हुआ कि भारत में ए वस्तु को बनाना सस्ता है और नेपाल में बी वस्तु को बनाना सस्ता है। तो इस तरीके का जो व्यापार होता है
इसे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार कहते हैं। यानी कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मुख्य अंतर है वो लागतों में पाए जाने वाला अंतर है। यानी कि लागत अंतर, कॉस्ट डिफरेंस की वजह से ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होता है, ऐसा परंपरावादी अर्थशास्त्रियों का मानना था। और लागत अंतर 3 प्रकार के हो सकते हैं बच्चों, मैं आपको बता देता हूँ, डिटेल तो हम जब वीडियो बनाएंगे तब आपको बता देंगे। पहला होता है लागतों में निरपेक्ष अंतर, निरपेक्ष अंतर। दूसरा होता है लागतों में सापेक्ष अंतर, सापेक्षिक अंतर। और तीसरा होता है लागतों में समान अंतर। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का हम ये वाले सिद्धांत बनाएंगे, सापेक्षिक कह लो, तुलनात्मक कह लो। तो निरपेक्ष और सापेक्षिक लागत अंतर की केस में तो व्यापार संभव है, लेकिन अगर लागतों में समान अंतर है तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार नहीं होता। इस तरीके की जो थ्योरी है वो हम आने वाले वक्त में पढ़ेंगे। इसके अलावा बच्चों तकनीकी ज्ञान भी कई देशों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करता है। अगर हम बात करें जापान जैसे देश की, जहाँ पर तकनीक जो है वो मोटर बाइक बनाने में अच्छी है, चीन बिजली के सामान बनाने में अच्छा है, भारत जो है उसकी तकनीक सॉफ्टवेयर प्रोडक्शन में बहुत अच्छी है, अमेरिका लड़ाकू जहाज बनाने में अच्छा है। यानी कि देशों ने अपने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में जो वृद्धि की है उसका मूल कारण तकनीकी विकास है। यानी कि कई ऐसे देश हैं जिनका पास संसाधनों का पर्याप्त अभाव है, लेकिन तकनीकी ज्ञान के दम पर वो विकसित देश हैं। यानी कि दूसरा जो कारक है वो प्रभावित होता है तकनीकी ज्ञान से। तीसरा बच्चों संसाधनों की मात्रा, प्राकृतिक संसाधन। देखिए प्रकृति द्वारा मुफ्त में हमें कई प्रकार के संसाधन बांटे गए हैं। भारत में कोयला है, बांग्लादेश में मछलियां हैं। इस तरीके से अलग अलग जैसे मान लीजिए खाड़ी के देशों में पेट्रोलियम पदार्थ हैं। इस तरीके से अलग अलग देशों को अलग अलग प्रकृति द्वारा निधि प्रदान की गई है। तो भारत जो है वो तेल तो नहीं बेच सकता, क्योंकि भारत में ऑलरेडी अपनी पर्याप्त मात्रा में जितनी ज़रूरत है उतनी मात्रा में पेट्रोलियम पदार्थ पैदा ही नहीं होते। हम बहुत कम परसेंटेज अपनी ज़रूरतों का पूरा कर पाते हैं। तो डेफिनेटली भारत जैसा देश तेल का आयात करेगा, निर्यात तो नहीं कर सकता भारत। तो इस तरीके की जो चीज़ें होती हैं बच्चों, वो है हमारा प्राकृतिक संसाधन निर्भर करते हैं। यानी कि एक देश किस चीज़ का व्यापार करेगा ये निर्धारित करता है हमारे प्रकृति द्वारा हमें उपहार बांटे गए प्राकृतिक संसाधन। इसके अलावा बच्चों नई आर्थिक नीतियाँ भी हमें प्रभावित करती है, नई आर्थिक प्रणालियाँ। अब आप देखिएगा कि भारत के अलावा विश्व के अधिकांश देश वैश्वीकरण के युग में हैं, WTO के एग्रीमेंट से बंधे हुए हैं। इसलिए विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को आयात और निर्यात हम करते हैं। यानी कि निर्यात और आयात में इतनी जो वृद्धि देख रहे हो ये वैश्विक समझौते का भी परिणाम है। तो बच्चों अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कारकों को हमने समझा। अब हम बात करते हैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभ, यानी कि आखिरकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार करने से कौन कौन से लाभ एक देश को होते हैं, उसके बारे में हम आगे चर्चा करते हैं। तो देखिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का मतलब है मुक्त व्यापार, यानी कि एक देश जो है वो बिना किसी रोक टोक के व्यापार करता है दूसरे देश के साथ में। हालांकि बैरियर्स होते हैं, कुछ टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, कुछ नॉन टैरिफ बैरियर्स भी होते हैं, जिसके बारे में हम आगे आपको चर्चा भी करेंगे। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर देखा जाए तो चाइनीज़ फ़ोन भारत में आने के लिए स्वतंत्र है। शर्त यह है कि जो भी ड्यूटी भारत सरकार लगाए वो उसको देनी पड़ेगी और भारत में अपना सामान बेच सकता है। इसी तरीके से भारत की कारें भी विदेशों में जाने के लिए स्वतंत्र हैं। यानी कि इस तरीके का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है उससे ऐसा नहीं है फ़ायदे नहीं, बहुत फ़ायदे हुए हैं। तो कुछ फ़ायदों के बारे में हम यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं बच्चों। एक तो प्राकृतिक संसाधनों का पूर्ण उपयोग। देखिए बहुत सारे ऐसे देश हैं जिनको प्रकृति द्वारा मुफ्त उपहार स्वरूप बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन दिए गए हैं, लेकिन उनके पास ना तो संसाधन है, ना क्षमता है, न मानव शक्ति है, न तकनीक है कि वो उन संसाधनों का प्रयोग कर सकें। तो ऐसे देश हैं जो विकसित हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण इन सभी संसाधनों का उपयोग हो पा रहा है और देश के और समाज के और विश्व के आर्थिक विकास में सभी के सभी संसाधन महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। यानी कि जिस देश के पास तेल है, जिस देश के पास तेल नहीं है वो उनसे आयात कर लेता है, यानी कि जो तेल है उसका पूर्ण उपयोग हो पा रहा है। दूसरा, सस्ती वस्तुएं मिल पा रही हैं, क्योंकि जैसा कि हमने समझा अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का जो मूल तत्व है वो लागत अंतर है। तो लागत अंतर होने की वजह से एक देश उस देश से वस्तुएं खरीद लेता है जहाँ पे वस्तुएं सस्ती हों और उस देश को वस्तुएं बेच पाता है जहाँ पर वस्तुएं महंगी हों।
क्योंकि यही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का आधार है। तो इसका सबसे बड़ा लाभ ये है कि जो उपभोक्ता है उसको तमाम तरीके की जो सस्ती वस्तुएं वो मिल पाएंगी। इसके अलावा बच्चों विविध प्रकार की वस्तुएं, आज आप देखिए आपके पास में पुराने ज़मानों में कार लेने की बारी आती थी तो एक फिएट होती थी, एम्बेसडर हुआ करती थी, एक दो कारें ही मिलती थी उस ज़माने में। आज की डेट में आप देखोगे तो आपको कार में भी कई प्रकार की वैरायटीज़ हैं, मोबाइल में भी कई प्रकार की वैरायटीज़ है, टीवी में भी कई प्रकार की वैरायटीज़ है, और भी तमाम चीज़ों में देखोगे तो आपको अनेक प्रकार की वैरायटीज़ मिल पा रही हैं। इस सब का मूलभूत कारण ही अंतर्राष्ट्रीय व्यापार है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से ही ये संभव हो पा रहा है। तो बच्चों ये भी एक कारण है जिसको हम बोलते हैं विभिन्न प्रकार की वस्तुएं। इसके अलावा बड़े पैमाने की बचतें, देखिए जब एक फर्म, एक देश लार्ज स्केल पर प्रोडक्शन करता है और जो भी उसका पहले तो प्रोडक्शन करना कोई बड़ी बात नहीं है, सबसे बड़ी बात है उसको यूज़ करना, खाना, उसका उपभोग करना। तो एक देश में मान लीजिए 40 शर्ट की खपत है, वो 400 बना के क्या करेगा, जबकि 400 बनाने पर उसकी कॉस्ट कम आएगी। तो उस तरीके का जो देश है वो पैमाने की वस्तुओं को बढ़ावा करने के लिए अपने देश में उत्पादन करता है और जो वस्तुएं बच जाती हैं उनको विदेशों में बेच देता है। यानी कि बड़े पैमाने की जो बचतें हैं उनका लाभ एक देश इसीलिए ले पा रहा है क्योंकि उस देश के पास में एक शक्ति है, वो है पैमाने की वस्तुओं का उपयोग करना। इसके अलावा बच्चों बाजार का आकार बड़ा होता है, यानी कि अगर मान लीजिए आपको केवल लिमिट कर दिया जाए कि आप केवल अपनी स्टेट में ही अपना सामान बेच सकते हो तो डेफिनेटली आपका बाजार छोटा होगा। भारतीय होने के नाते मैं भारत के किसी भी राज्य में, किसी भी शहर में अपनी सेवाएं दे सकता हूं। हालांकि मैं अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में भी इसी तरीके की सेवाएं मैं दे सकता हूं, लेकिन कुछ प्रतिबंध हैं, उसके बारे में हम आगे बात करेंगे। तो टैक्स तो देना ही पड़ेगा, टैरिफ तो देना ही पड़ेगा, जिस राज्य में आप बेच रहे हो, जिस देश में बेच रहे हो उनके कानूनों को मानना पड़ेगा। तो लेकिन फिर भी आप ओवरऑल देखोगे तो बहुत ही विस्तृत बाजार हो पाता है, ये केवल अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से ही संभव हो पाया। इसके अलावा बच्चों उत्पादन क्षमता में सुधार होता है, क्योंकि जब प्रतियोगिता होती है, मान लीजिए भारत के उद्योगों को विदेशी उद्योगों से प्रतियोगिता करनी पड़ेगी, तो डेफिनेटली ये प्रयास करेंगे कि किसी भी तरीके से अपनी कार्य क्षमता में सुधार करें, क्योंकि अगर कार्य क्षमता में सुधार नहीं किया तो ये टिक नहीं पाएंगे। तो इसका मतलब अगर अंतर्राष्ट्रीय उत्पादन क्षमता में सुधार करना है, बाजार में बने रहना है, तो उनको अपनी तकनीक में, अपनी कार्यकुशलता में सुधार करना ही पड़ेगा। यानी कि अगर हम कहें शॉर्ट में तो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण तकनीकी कुशलता होती है, कार्यकुशलता होती है और लोग अपनी उत्पादन क्षमता में सुधार करते हैं। इसके अलावा बच्चों आर्थिक विकास की अधिक संभावना है। देखिए हर चीज़ आपके पास नहीं होगी, तकनीक आपके पास नहीं होगी। भारत में ही बात करें तो मेट्रो के कोच हम भारत से मंगाते हैं, लेकिन अपने देश में ही बनाएंगे हम, ठीक है। मान लीजिए बुलेट ट्रेन की बात चल रही है, तो भारत के पास ना पैसा है ना तकनीक है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ये संभव हो पाया कि हम तकनीक और पैसे को विदेशों से ले सकें और फिर हम अपने देश के बुलेट ट्रेन बनाने की बात करेंगे। तो बच्चों ये जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट है वो किसी भी देश के लिए आधारभूत स्तंभ है। बहुत सारा पैसा सरकार इसी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे खर्चा करती है। तो ये सब के लिए तकनीक की आवश्यकता होती है, संसाधनों की आवश्यकता होती है, धन की आवश्यकता होती है। ये सभी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही हमें मिल पाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के कारण ही संभव हो पाते हैं। इसके अलावा उत्पादन विधियों में सुधार, जैसा कि हमने आपको बताया, तकनीक में सुधार के लिए जरूरी है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार होना, क्योंकि नई नई तकनीक का प्रयोग एक देश जब करता है तो डेफिनेटली उसका ट्रांसफर धीरे धीरे ही सही दूसरे देश के पास भी होता है और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की भावना उदय होती है। क्योंकि अभी देखिए आप वैश्विक युग में हर देश एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। हम कितनी भी चाइना की बुराई कर लें लेकिन हम उस पर भी डिपेंडेंट हैं। हम कितनी भी बुराई कर लें कि भाई उसका सामान हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, लेकिन कई सारे ऐसे वस्तुएं हैं जिनमें रॉ मटेरियल चाइना से ही आता है। तो कहीं ना कहीं चाइना की जो इकोनॉमी है वो भारतीय इकोनॉमी में भी डिपेंडेंट है। आप चाहे दूर दूर से कितनी भी झगड़े की बात कर लो, लेकिन अंदर से आप जानते हो कि भारत से झगड़ा करना किसी भी लिहाज से चीन के लिए भारी ही पड़ेगा। तो ये सब इसीलिए हो पा रहा है बिकॉज अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम इन्वॉल्व हैं। ठीक है बच्चों, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की हानियां भी हैं। बच्चों देखो ऐसा नहीं है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के केवल पॉजिटिव साइड भी है, कुछ नेगेटिव साइड भी है। अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से तो बहुत सारे ऐसी हैं जो संसाधन है उनका अनुचित उपयोग हो रहा है, एक्सप्लोटेशन हो रहा है बाजार का भी। अब देखिए बहुत सारी, जैसे चाइना है, चाइना अपना सामान बेचने के लिए डंपिंग का यूज़ करता है, सस्ती दरों पे भारत में वस्तु बेचता है। तो प्राकृतिक संसाधनों का एक तरीके का दुरुपयोग ही हुआ। इसके अलावा एक देश अगर बड़ी मात्रा में विदेशों से वस्तुएं आयात करता है
तो उस देश का भुगतान शेष घाटे में होगा। डेफिनेटली जब भुगतान शेष में घाटे में होगा तो इनकम का बहुत बड़ा हिस्सा उसको विदेशों को पेमेंट करने में चुकाना पड़ेगा, यानी कि जो वो विकास कर सकता था अब वो उतना विकास नहीं कर पाएगा। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय ऋण भी एक समस्या बन जाती है। आप जब ऋण लेते हो तो उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा। ब्याज देना और ऋण देना दोनों ही एक तरीके से सरकार के लिए दायित्व बन जाएंगे। सरकार का दायित्व का मतलब है कि सरकार जो पैसे को विकास कार्यों पर खर्च कर सकती थी, अब उसका बड़ा मात्रा में जो पेमेंट है वो अब गैर विकासात्मक कार्यों पर करना पड़ेगा, ऋण को भुगतान करने पर करना पड़ेगा। ये भी एक इशू आता है बच्चों, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय ऋण जो है वो एक समस्या बन जाता है देश के आगे। इसके अलावा घरेलू उद्योगों को हानि होती है, क्योंकि देखिए विदेशी उद्योग शक्तिशाली होते हैं, प्रतिभाशाली होते हैं, उनके पास कुशल तकनीक होती है। घरेलू उद्योग, खासतौर पे वे घरेलू उद्योग जो अपनी शिशु अवस्था में हैं, जिन्होंने अभी विकास किया है, वो अभी 2 साल 5 साल 10 साल हुए हैं, वो बड़े बड़े उद्योगों से सामना नहीं कर पाते, जिसकी वजह से नुकसान पूरे के पूरे अर्थव्यवस्था को होता है और घरेलू उद्योगों को हानि होती है। इसके अलावा बच्चों अगर आप देखोगे अंतर्राष्ट्रीय विनिमय दर में लगातार उतार चढ़ाव होते रहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार जो है वो भी इसका एक कारण है, क्योंकि एक देश जब बड़ी मात्रा में विदेशों से वस्तुएं खरीदेगा तो डेफिनेटली उसकी विनिमय दर में खराबी आएगी, कमी आएगी। यानी कमी मतलब सुधार तो नहीं होगा कह सकते उसको, विनिमय दर में वृद्धि होगी, जो उस देश के लिए एक तरीके से विनिमय दर में गिरावट है। तो ये सारे के सारे उतार चढ़ाव भी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की वजह से ही आते हैं। इसके अलावा बच्चों राजनीतिक हस्तक्षेप करते हैं, क्योंकि अगर आप किसी एक देश पर निर्भर हो, मान लीजिए भारत काफ़ी बड़ी मात्रा में आत्मनिर्भर है, लेकिन अगर मान लें हम के एक देश है चीन पे हम निर्भर हैं, तो डेफिनेटली चीन हमारे राजनीतिक मामलों में, आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है, जो कि किसी भी देश को नहीं करना चाहिए। भारत का आंतरिक मामले में भारत के निवासियों को, भारतीयों को ही हस्तक्षेप करने का हक है, किसी और देश को नहीं है। लेकिन हम चाहें भी तो भी ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि जिस व्यक्ति ने ऋण दिया है या जहां से हम वस्तुओं पे निर्भर हैं, वो डेफिनेटली हमारे देश के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप कर सकता है। इसके अलावा बच्चों कई बार युद्ध का कारण भी बना है अंतर्राष्ट्रीय व्यापार, क्योंकि एक देश जब प्रतिबंध लगा देता है दूसरे देश पर अपने उद्योगों को संरक्षण करने के लिए, तो दूसरा देश उसके प्रति कई बार आक्रामक नीति भी अपनाता है या अपना सकता है। इसके अलावा बच्चों कुछ अर्थशास्त्रियों का मानना है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ केवल विकसित देशों से हुआ है, अल्प विकसित देशों को या पिछड़े हुए देशों को इसका कोई लाभ नहीं हुआ। इसके देखिए मूल कारण ये है कि जो विकसित देश है वो उत्पादक वस्तुओं को बेचते हैं, वो मशीनों को बेचते हैं, वो लग्जरी गुड्स को बेचते हैं, जिसकी मांग लोचदार होती है, यानी कि कीमत आय बढ़ने पर ऐसी वस्तु की ज़्यादा मांग की जाएगी देश द्वारा। लेकिन भारत जैसे अल्प विकसित देश आमतौर पर खाद्य पदार्थ बेचते हैं, गेहूं बेचेंगे, चावल बेचेंगे, सब्जियां बेचेंगे, और इन सब की जो मांग है वो बेरोजगार होती है। इस प्रकार से हम समझते हैं बच्चों, आगे वाले वक्त में हम पूरी की पूरी थ्योरी के भी पढ़ेंगे, जिसमें हम बताएंगे किस तरीके से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का लाभ जो है वो केवल और केवल विकसित देशों को ही हुआ है। तो बच्चों अब हम आने वाले वक्त में एक तरीके से आप समझ लीजिए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के ऊपर पूरी की पूरी सीरीज शुरू करेंगे बच्चों, और आप हमारी वीडियो चैनल के साथ बने रहिएगा। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो के माध्यम से भी और आने वाली वीडियो के माध्यम से भी आप बच्चों को बहुत फायदा होगा। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और अगर आपने हमारी ऐप डाउनलोड नहीं की है तो आप ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू।